स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्रैनियोसेरेब्रल ट्रॉमा। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। हेड इंजुरी इंक्लूड्स एनी इंजुरी इन्वॉल्विंग स्कैल्प, स्कल, मेनिंजस और एनी पोर्शन ऑफ द ब्रेन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। क्रैनियोसेरेब्रल ट्रॉमा जो होता है उसे हम हेड इंजरी भी बोलते हैं। हेड इंजरी में इंजरी जो होती है वो स्कैल्प में भी हो सकती है, स्कल में भी हो सकती है, मेनिंजस में भी हो सकती है और ब्रेन के किसी भी पोर्शन में हो सकती है। और वो भी किसकी वजह से? कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब बाहर की तरफ से कोई फोर्स या दबाव पड़ने की वजह से। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप द कॉजेज ऑफ हेड इंजरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं। सबसे पहले है नियोनेट्स, बर्थ इंजुरी, इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी। जो नियोनेट्स है उसमें बर्थ इंजुरी हो सकती है किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी की वजह से। अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह से हम बेबी को बाहर निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो क्या हो सकता है? स्कैल्प में हेमाटोमा और इंजुरी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स, fall from height, hard object falling on head और hits on head by hard objects। या फिर क्या हो सकता है कि कोई फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से इंजरी हो सकती है। हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन हेड, या फिर कोई भी हार्ड चीज़ जो है वो हेड में गिर जाने की वजह से हो सकता है। और हिट्स ऑन हेड बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से सर पे मारने की वजह से इंजरी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ओल्डर चिल्ड्रन। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, मेनली मोटर्स कार की वजह से हो सकता है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रेशनल इंजरीज फॉल फ्रॉम हाइट, स्पोर्ट्स की वजह से या रिक्रेशनल इंजरी हो सकती है, स्पोर्ट वगैरह से बॉल वगैरह लग जाने की वजह से, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ लग जाने की वजह से इंजरी हो सकती है, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, या फिर ऊंची जगह से गिरने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? द चाइल्ड विद हेड इंजरी में अराइव एट हॉस्पिटल with history of trauma, presence or absence of wound on the scalp and loss of consciousness। क्लिनिकल मैंने जो बेबी होगा उसमें हेड इंजरी पे हेड इंजरी के साथ वो हॉस्पिटल जाता है विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, मतलब हिस्ट्री के साथ कि कैसे ये ट्रॉमा, हेमाटोमा या फिर कैसे ये हुआ है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वुंड, या तो वुंड प्रेजेंट होगा या तो अब्सेंट होगा ऑन द स्कैल्प पे। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या जो बेबी होगा वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब होश में नहीं रहेगा। द चाइल्ड में बी ड्राउजी, जो चाइल्ड होगा ड्राउजी होगा, इरिटेबल होगा, लेथार्जिक सुस्त होगा। फीचर्स ऑफ शॉक, या भी शॉक में भी जा सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ द वाइटल साइंस एंड इंक्रीज आईसीपी, वाइटल साइंस में अल्ट्रेशन हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। सीवियर हेडअक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कन्वल्जन्स मतलब मिर्गी दौड़े आने लग सकते हैं। एंड लॉस ऑफ मेमोरी में फाउंड, और मे भी कुछ केसेस में क्या होता है, जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, मतलब उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करें? डिटेल हिस्ट्री अबाउट द इंजरी। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि उसको इंजरी किसकी वजह से हुई है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन टू डिटेक्ट सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि कितने सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा हुआ है, एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर सीवियर है, जो भी। सीटी स्कैन एंड एक्सरे करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉमा को चेक करने के लिए, पता करने के लिए। ईईजी में बी डन टू डिटरमाइन फोकल डिस्ट्रक्टिव लीजन और सीजर एक्टिविटी। ईईजी कराएंगे, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कराते हैं। क्यों कराते हैं? डिस्ट्रक्टिव लीजन्स वगैरह को चेक करने के लिए, या फिर सीजर की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं। इन फर्स्ट 5 to 6 आवर्स आफ्टर हेड इंजरी इज़ द मोस्ट क्यूरियसियल एस्पेक्ट्स। 5 से 6 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी को भी हेड इंजरी होने पे। फर्स्ट एड एट द प्लेस ऑफ इंजरी विद बेसिक लाइफ सपोर्ट मेजर्स प्रमोट बेटर प्रोग्नोसिस। फॉलोइंग स्टेप्स, अगर किसी को हम लोग फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जब कोई भी इंसान जो है प्लेस ऑफ इंजरी विद बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर उसका किसी प्लेस पे इंजरी हुआ उस टाइम पे हम लोग फर्स्ट एड यूज़ करते हैं और उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट मेजर्स देते हैं ताकि हम लोग उसके प्रोग्नोसिस में मतलब उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर कर सकें। उसके करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मेंटेनेंस ऑफ द एयर, उसका एयरवे ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे। इट शुड बी डन बाय पोजिशनिंग
कंडीशनिंग एंड रिमूवल ऑफ सिक्रीशन बाय ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होगा उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो सिक्रीशंस होगा उसे ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग के द्वारा बाहर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रीथिंग, उसका ब्रीथिंग इस्टेब्लिश करेंगे। इट कैन बी डन बाय वेंटिलेटरी सपोर्ट विद द सिंपल बैग एंड मास्क और बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। तो ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले वेंटिलेटरी सपोर्ट देना होगा उसको। उसके लिए सिंपल बैग, एम्बू बैग वगैरह, मास्क वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पे उसको रख देंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन, उसका हम लोग सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। आईवी फ्लूइड्स थेरेपी टू बी, इसमें हम लोग आईवी फ्लूइड थेरेपी परफॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड ग्लासकोमा स्केल हम लोग आईवी फ्लूइड चलाएंगे, और उसके साथ में हम लोग ग्लासकोमा स्केल से उसका कॉन्शियसनेस लेवल भी चेक करेंगे। कंटिन्यूअस यूरिनरी ड्रेनेज बाय फॉलिस कैथेटराइजेशन, उसके बाद हम लोग उसको फॉलिस कैथेटर डाल देंगे कंटिन्यूअस यूरिन निकालने के लिए। नाजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन टू बी डन टू प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। उसके बाद हम लोग उसको एनजी ट्यूब डाल देंगे ताकि जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन वजह से हम लोग उसको बचा सके, एस्पिरेशन से बचा सके, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको बाहर आने से हम लोग उसको बचा सके। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, वाइटल साइंस एंड आईसीपी। कंटिन्यूअसली हम लोग को क्या करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स और वाइटल साइंस कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना है। मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज आईसीपी बाय स्लाइड हेड अप पोजीशन, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे कि जो उसका हेड है उसको थोड़ा स्लाइडली सा उठा देंगे, पोजीशन मेंटेन कर देंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्जन्स, फीवर एंड अदर प्रॉब्लम्स, अगर उसको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, फीवर है या फिर अदर प्रॉब्लम्स है तो उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे, ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह देके। एंड सपोर्ट टू एक्सपर्ट नर्सिंग केयर एज कॉन्शियस पेशेंट, उसके बाद हम लोग उसको जो सपोर्टिव एक्सपर्ट नर्सिंग होंगी उसे केयर प्रोवाइड कराएंगी, और उस जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट होगा उसको। तो ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।